हेलो बेटा। प्लीज सब जो अनम्यूट है वो अनम्यूट रहे, जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। अपनी तरफ से मुझे बार बार ना कहना पड़े, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है मैं अपलोड कर दूं यूट्यूब पे या अपने चैनल पे। मैंने अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम रखा है लाल किताब का मजमून, यानी कि लाल किताब का विषय, टॉपिक। इस नाम से मेरा चैनल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वहां जाएं, उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। नई नई जानकारियां मैं आपको दूंगा, और ऐसी जानकारी जो सिर्फ लाल किताब की होगी, लाल किताब से बाहर नहीं होगी, विद लॉजिक विद ग्रामर। चलिए लाल किताब शुरू कर दे। 1 मिनट बस मुझे दीजिए, सिर्फ 1 मिनट। कुछ ना मैंने पॉइंट बना लिए हैं, 10 पॉइंट की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश होगी कि 1 घंटे में ये जो हमारी गुफ्तगू है ये हो जाए कंप्लीट। अगर थोड़ा टाइम बढ़ भी जाएगा तो मैं कंटिन्यू रहूंगा। जो लाल किताब के प्रेमी है वो जुड़े रहेंगे, जो नहीं प्रेम करते वो अगर लेफ्ट होना चाहे तो बेशक हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाल किताब से बहुत प्यार करते हैं या सीखना चाहते हैं। उनके लिए, सबके लिए स्वागत है। और मेरी कोशिश है कि प्लीज आप लाल किताब को समझिए जितना मैं समझा सकता हूं, बाकी डीपली जो है हम क्लास में बात करेंगे। देखिए लाल किताब की शुरुआत कहाँ से हुई ये हम सबको पता है। फरवाला गांव है, वहां से शुरुआत हुई। पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी जो चीफ अकाउंटेंट थे आर्मी में, उन्होंने इस किताब को लिखा। उनको कोई गैबी शक्ति आती थी, वो शक्ति उन्हें बतलाती थी और वो सुबह लिखते थे। इसलिए ये सीक्वेंस में नहीं है। 39, 40, 41, 42 और 52 5 एडिशन उन्होंने हमें दिए। इन 5 एडिशनों के बदले उन्होंने काफी कुर्बानियां भी दी। इसीलिए लाल किताब कहती है कि रेखा में मेखा लगाने वाला कोई लाखों में एक होगा। अब इसका मतलब ये है, पंडित जी हमें इनडायरेक्टली कह रही है कि ये लाल किताब पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला या उसके उपाय बतलाने वाला भी कोई लाखों में एक होगा। हर बंदा रील बना के उपाय डालता जाएगा तो वो उपाय भी काम नहीं करेंगे, बैकफायर कर जाएंगे। तो इस विद्या के उपाय बताने से पहले आपको इतना गट्स, इतना जरूर आना चाहिए कि आप ग्रामेटिकली स्ट्रांग हो। आपको ग्रामर पता हो कि उपाय किस लिए बनाए हैं, किस राशि को, किस ग्रह को आप तोड़ रही हैं, किसके हिस्से को अलग करना है, किसके हिस्से को मिलाना है। ये हर बंदे की अपनी समझ है। अब लाल किताब, मैं ये सोचता हूं कि लाल किताब हम सबको एक जीने का तरीका, सलीका सिखाती है, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि किसी शायर ने, किसी बहुत बड़े बंदे ने कहा है कि भगवान धरती पर नहीं उतर सकता था इसलिए उसने मां बनाई। तो मेरी ये सोच है कि हम सबको इंडिविजुअल, एक एक बंदे को समझने के लिए, समझाने के लिए पंडित जी ने ये लाल किताब बनाई है। कैसे? देखिए पंडित जी ने कहा है, या हम सबको पता है जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कि 9 ग्रह हैं, राइट। 9 ग्रह, उनके 9 देवता हैं। अब अगर 9 ग्रह हैं तो उनके 9 देवता हैं जो लाल किताब के मुताबिक लिखे हुए हैं। अब वो 9 जो देवता है, इस सृष्टि बनाने वाले ने क्या किया कि वो 9 देवताओं को, हम इंसानों को, इस ब्रह्मांड को संभालने की जिम्मेवारी दे दी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती माँ, भैरव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सबको 9 ग्रहों, देवताओं ने 9 ग्रहों को, देवताओं ने 9 ग्रहों को चुन लिया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को चुन लिया, विष्णु जी ने सूर्य को चुन लिया, हो गए उनके देवता। और चंद्रमा ने जो है शिव जी को चुन लिया, उनके देवता हो गए वो शिव जी जो है। अब इंसानों के बीच में भगवान खुद तो उतर नहीं सकता। माँ, पिता ब्रह्मा जी, पिता विष्णु जी, पिता महेश जी खुद उतर के हमें नहीं बताएंगे कि पुत्र ऐसे ऐसे कर। उन्होंने ये ड्यूटी ग्रहों को दे दी। उन्होंने कहा कि ये ड्यूटी हम ग्रहों को दे देते हैं। तो 9 ग्रहों का उन्होंने चयन कर लिया। उन्होंने 9 ग्रहों को सबको अलग अलग ड्यूटी दे दी। और चूंकि
आप सबको पता होगा कि लाल किताब जो है वो जो अन्य ज्योतिष है उसमें चंद्रमा से शुरुआत होती है। बेसिकली जो कुंडली बनती है, दशा बनती है, नामकरण होता है, जो कुछ भी हम देखते हैं अन्य ज्योतिष में उसको चंद्रमा से देखते हैं। हालांकि इसमें भी कुंडली चंद्रमा से ही बनेगी, उसी नक्षत्र से बनेगी, लेकिन जो हमारी दशा, हमारी जो कैलकुलेशंस होगी, 35 साला चक्कर, 36 साला चक्कर, धोखे का ग्रह, एवरीथिंग जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे या महादशा का जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हम बृहस्पति को लेकर शुरुआत करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने चुना बृहस्पति को, पहला ग्रह हमें बृहस्पति दे दिया, दूसरा सूर्य आ गया, तीसरा चंद्रमा आ गया, चौथा लक्ष्मी जी शुक्र आ गई। ब्रह्मा जी क्या है? बाप, दादा। सूर्य क्या है? पिता। और चंद्रमा क्या है? माता। शुक्र क्या है? पत्नी। उसके बाद आगे शुक्र के बाद मंगल, भाई, ताया। उसके बाद आगे बुध, बहन, बेटी, भुआ। बहन, बेटी, भुआ। मैं अपने 26 सालों में जब पढ़ाता हूं तो बुध को मैंने कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। हालांकि पंडित जी ने लिखा बहन, बेटी, भुआ, लेकिन पंडित जी ने लिखा कि जब स्त्री के पेट में बच्चा पल रहा होगा, उसके के पेट में लड़का है या लड़की, जो उसने संतान के योगों में लिखा है, तो कहा है कि अगर राहु उम्दा होगा, अच्छा होगा, तो लड़कियां पैदा होंगी, और अगर केतु उम्दा होगा, अच्छा होगा, तो बेटा पैदा होगा। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि आपको लड़की जब देखते हो तो उस वक्त राहु को भी कंसीडर कीजिए। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने फिर लिख दिया जाकर, वर की तलाश, जब शादी के चैप्टर में जाएंगे उस वर की तलाश में फिर लिख दिया कि आपने जो वर की तलाश करनी है अपनी लड़की के लिए, उस कुंडली में, उस जातक की कुंडली में बुध और राहु ये जरूर देख लें, क्योंकि बुध वो आपकी कन्या है, लेकिन ग्रहों में जो कन्या है ना, जो पैदा हुई है, वो राहु भी है। इसलिए बुध और राहु को देखने के लिए शादी के चैप्टर में पंडित जी ने लिखा। चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। एक्चुअली 26 साल से पढ़ी हुई किताबें और पढ़ाकर इतना मटेरियल दिमाग में है कि मैं कहीं से कहीं चला जाता हूं, मुझे पता ही खुद को नहीं लगता। चलिए, हम बात कर रहे थे, भगवान ने ग्रहों की जिम्मेवारी दे दी, 9 ग्रह हमारे सामने आ गए और बुध को सर्वशक्तिमान बता दिया। बुध को सर्वशक्तिमान क्यों बताया? क्योंकि इसी आकाश में सारे ग्रह घूम रहे हैं, और पंडित जी ने कह दिया कि नन्हे बच्चे की मुट्ठी में जो बंद आकाश है, ये जो मुट्ठी बंद की हुई है ना, इसके बीच में ये आकाश है, और इसी आकाश में 9 के 9 ग्रह और 12 राशियां समाई हुई हैं। जो बच्चा जब छोटा होता है, धनेश्वरी जी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज रिक्वेस्ट है, अदरवाइज मुझे यहीं से कोई ऐसा ऑप्शन लगा। सब अपने आप को म्यूट कीजिए, सब अपने आप को म्यूट कीजिए। तो क्या मैं बोल रहा था कि बुध जो है सर्वशक्तिमान है ना, इसीलिए बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है कि ये वो आकाश में सभी ग्रह उसके बीच में घूम रही है। हालांकि पंडित जी कहते हैं राहु केतु को घुमाने वाला बुध है, जो बुध के दायरे में घूमते हैं, और राहु ने सिर से पकड़ा और केतु ने पांव से पकड़ा, तो 9 7 के 7 ग्रह वो और 2 ग्रह ये खुद, ये सब अब जो है बुध के दायरे में घूम रही हैं। 8 ग्रह ये और 9वां बुध। तो चलिए, आकाश बहुत बड़ा है। अब इसमें एक चीज मैं और आप लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं कि कई एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छा, मैं जब एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूंगा तो सिर्फ लाल किताबों की, मैं अन्य विद्या नहीं जानता। पढ़ी मैंने बहुत है, सब कुछ पढ़ा है। आईफास से मैंने ऋषि की डिग्री ली हुई है सन 2000 में। एवरी जो ज्ञान है, ज्योतिष है, जितनी भी शाखाएं हैं, सारी मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन लाल किताब से मुझे कुछ खास प्यार है। वो प्यार इसलिए है कि लाल किताब इज अ टोटल बेस्ड ऑन पामिस्ट्री, और पामिस्ट्री की प्रेडिक्शन इतनी सटीक है। अगर आप लाल किताब जानते हैं और साथ में पामिस्ट्री जानते हैं, तो अगर इन दोनों को मिला के आप फलादेश करेंगे तो कभी वो झूठा नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। इसकी टेक्निक भी है। तो ग्रह में भगवान ने 9 ग्रहों को दे दिया, सबको जिम्मेदारी दे दिया। बृहस्पति जो है हमारे सबसे करीब है। कैसे? एक बच्चे के करीब उसका पिता ही होता है, उसका दादा ही होता है। जितना कहते हैं मूल नालो ब्याज प्यारा, हमारे पंजाबी में कहावत है कि असल अमाउंट से ना
ब्याज जो इंटरेस्ट होता है ना, वो प्यारा होता है कि हमको इंटरेस्ट आता रहे, ओरिजिनल अमाउंट चाहे हमारी पड़ी रहे। तो दादे पोते का साथ बहुत अच्छा माना गया है, दादी पोती का साथ बहुत अच्छा माना गया है ना, बहुत प्यार होता है। नाती पोती का, दादी का, नाती दादे का जो साथ है बहुत अच्छा होता है। दादा दादी को या नाना नानी को अपने बेटों से इतना प्यार नहीं होता, जब उनकी संतान हो जाती है उनसे प्यार होता है। तो ये 9 ग्रहों की रिश्तेदार हमें पंडित जी ने लाल किताब में बता दिए कि ये 9 ग्रहों के रिश्तेदार हैं। अगर आप इन 9 ग्रहों के रिश्तेदारों को खुश रखते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 9 ग्रह ही आपके उपाय हैं। आप अपने घर में इनके उपाय कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मामूली से उपाय से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने आप को, किसी को नहीं ठीक कर सकते आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो 9 ग्रह हमारे हैं उनको मैंने अपने लिए ठीक करना है, आपके लिए नहीं ठीक करना है। और इन 9 ग्रहों में सबसे जो ठीक करने वाले ग्रह है ना जी, वो 2 ही हैं, जिन्होंने एक ने सिर से पकड़ा है, एक ने पांव से पकड़ा है, राहु और केतु। अगर आपने सुबह उठकर 10 साल से 8 साल से नीचे उम्र की अपनी कन्या या पड़ोस की कन्या के पैरों को हाथ लगा देते हैं तो जिंदगी में आपको राहु तंग नहीं करेगा। याद रखिएगा ये बात। ये बातें कोई नहीं आपको बताएगा, ना ये बातें किसी ज्यादा किसी को पता है। और केतु के लिए 10 साल से छोटे लड़के को पैरी हाथ लगाकर आप कन्या और लड़के का दोनों को पैरी हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए, आपको कभी भी किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाल किताब का दावा है, आप करके देख सकती हैं। क्योंकि उपाय तो सिर्फ मन की शांति है, वो तो आपके मुकद्दर नहीं बदलेगी। मुकद्दर में जो नाली में रोड़ा फंसा हुआ है वो उसको ठीक करने का बामौका कोशिश की जा सकती है। पंडित जी ने लिखा है कि उपाय के जरिए आप अपने दिल को शांति, रूह की शांति के लिए है, और जो पानी का पाइप आपके लाइफ में आ रहा है उस पाइप को सफाई, उस पाइप में अगर कुछ फंस गया है तो उसकी सफाई करने के लिए उसमें जो पत्थर फंसा है उसकी बामौका कोशिश की जा सकती है। अब बामौका शब्द जो है इसको पहले आप समझेंगे तभी इसका लाइन का मतलब समझेंगे ना, कि बामौका कोशिश की जा सकती है मतलब क्या है। मतलब ये है, आप लोगों को पता होगा कि जब कोई इंसान कोर्ट में जाता है ना तो वहां आवाज पड़ती है, बामौका AB सिंह हाजिर हो। अब वहां बामौका ABC है या नहीं है उस आवाज मारने वाले को नहीं पता। वहां वो बामौका AB सिंह वाला हाजिर है या नहीं है उसको नहीं पता, लेकिन उस चपरासी की, उस पीएन की ये ड्यूटी है कि उसने बामौका बोलकर उसने आवाज लगानी है। वो ABC है या नहीं है उससे उसको कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से पंडित जी कहते हैं कि उपाय करके तो अपनी पाइप की को नाली कराते थे, को अयोध्या में वो अलग हिसाब किताब। एक मिनट होल्ड कीजिए। जी सॉरी, थोड़ा सा मुझे वो ये सेटिंग करवानी थी लैपटॉप की, तब मैंने बच्चे को बुलाया था। तो आप उपाय से बामौका कोशिश कर सकते हैं, वो होगा या नहीं होगा ये प्रभु के हाथ में है, ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि लाल किताब फरमावे यूं, अक्ल लेख से लड़ती क्यों। लाल किताब फरमावे यूं, अक्ल लेख से लड़ती क्यों। अक्ल बुध, लेख बृहस्पति, कि अपनी किस्मत से मत लड़। जो कहते हैं इस माथे की लकीरों को अगर आप एक पत्थर पे घिसते जाओगे ना, पत्थर घिस जाएगा, आपकी माथे की लकीरें नहीं घिसेंगी, उसे नहीं आप मिटा सकते। ये अटल सत्य है।
सिर्फ उपाय क्या है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दुकानदारी, सिर्फ दुकानदारी। या अगर आप में काबिलियत है, आप रेखा में मेखा लगा सकते हैं, उसके एवज में आपको वो चीज देनी पड़ेगी। चाहे आप जानदार दीजिए, चाहे आप बेजान दीजिए, वो चीज आपको देनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लाल किताब ये नहीं है कि सीख लिया कर दिया और सबको उपाय बता रहे हैं धड़ाधड़। उपाय तभी बताने हैं जब आपको ये मजमून पूरे तरीके से समझ आ जाए, आपको ग्रामर की समझ हो, आप तब उपाय बताइए। ग्रहफल राशिफल के टुकड़े तब कीजिए। ठीक होगा नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपका काम है सिर्फ आपको, लेख विधाता लिखने वाला है, उसने आपके लेख लिख दिए, इसको बतलाने वाला कौन है? एस्ट्रोलॉजर। लेख ज्योतिष बतलाता है ना, बदलता थोड़ा ही है। लेकिन हम तो दावा कर रहे हैं आजकल कि हम बदल देंगे। वो पंडित जी तो जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने अपने लेख वो नहीं बदल पाए, तो आप और मैं कैसे बदल लेंगे? कैसे बदल देंगे किसी के लेख? नहीं, लेख बदले नहीं जा सकते, लेख किसी के हम बदल नहीं सकते हैं। कोशिश हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उस भगवान के आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये बंदा मेरे पास आया है, कष्ट में है, दुख में है, आप इसके दुख दर्द दूर करो। आपको जितनी समझ है लाल किताब के मुताबिक आप उस चीज का उपाय कर दो। उसके बाद लाल किताब में पंडित जी कहते हैं, मैं लेख बदलने की बात कर रहा था, इसी से संबंधित एक बात और पंडित जी ने लिखी है। ना नफ्स, ना जरूरी नफ्स ताकत, ना ही अंग दरकार हो, लेख चमके जब फकीरी, राजा आ दरबार हो। भाई साहब, जब आपकी किस्मत में ठीक लिखा होगा ना, उस वक्त आपको किसी ताकत की जरूरत नहीं है, कोई हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं है। किस्मत में लिखा हुआ आपकी झोली में खुद ब खुद गिर जाएगा, आ जाएगा। कर्म आपको करने हैं वो जो आपको अच्छे करवाए। कर्म वो कीजिए जिससे आपके मन की शांति मिले, आपकी रूह को शांति मिले, आप वो कर्म कीजिए। वही कर्म आपके मुकद्दर को, जो मुकद्दर लिख कर आए हैं उसमें अगर आपने कर्मों के द्वारा कोई रोड़ी पत्थर अटका दी है, उस रोड़ी पत्थर को दूर करने का उपाय एक जरिया है आपकी रूह की शांति के लिए। वो हटेगा कि नहीं हटेगा, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी इज योर कर्म। क्यों? क्योंकि गीता में भी आखिरी अध्याय में लिखा है, या गीता जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिका रस्तु महाफलेषु कदाचन। सिर्फ आपने कर्म करना है। कृष्ण ने भी कहा, भगवान ने अर्जुन को, कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तेरे कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है, पहले प्री प्लान्ड है। वो प्लान ना कर, वो तो प्री प्लान्ड है सब, वो अपने आप तुझे मिलेगा। सिर्फ तू कर्म को अच्छा करता जा, फल तुझे ऑटोमेटिकली अच्छा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। असर ग्रह सभी पर होगा, परिंदे पशु और इंसान। सबको पता है कि पशु परिंदे और इंसान पे भी असर होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पंडित जी ने लिखा है कि किसी खास वक्त पर बनाए हुए मकानों पर भी ग्रहों का असर आएगा। जो किताब को डीपली पढ़ते हैं उनको पता होगा कि पंडित जी ने कहा है कि किसी खास वक्त पर बनाए हुए मकानों पर भी ग्रहों का असर होता है। यानी कि जिस वक्त आपने नींव नींव को खोदा या उसारी शुरू की, उस वक्त की ग्रह चाल भी पंडित जी ने कहा है जरूर देख ले। जो कहते हैं ना कि लाल किताब में राशि नहीं है, क्यों? पंडित जी ने लिखा, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेघ राशि को लगन मानकर 12 पक्के घर मान गया। अरे भाई समझो तो सही, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं कि इस लाल किताब के मजमून का जब तक तुझे समझ नहीं आता है, तब तक तू एक काम कर, एक खाका बना ले जिसमें 1 नंबर से पक्की शुरू कर ले, और इस विद्या को सीखता जा पुराने ज्योतिष के हिसाब से। जब तू इस विद्या को पूरा सीख जाएगा, इसका योग बंधन ग्रामर सब सीख जाएगा, तब तू 1 नंबर वहां लिख ना लिख, लगन लिख ना लिख, सब तेरे माइंड में होगा कि ये बंदा आया। तू तो क्याफा देख कर ही बता देगा ये बंदा किस लगन का है, ये बंदा किस लगन का है, इसका घर कैसा है, इसका बार कैसा है। क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना हो, पंडित जी जानवर देखकर ही उस घर के मालिक का हाल बता देते थे।
पंडित जी के गांव में गाय देखकर ही पंडित जी घर में उस मालिक के हालचाल बता देते थे कि इसके साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। ऐसे बहुत किस्से पंडित जी के हमने सुने हैं। मैं वो किस्से यहां नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि क्याफे का भी इल्म होना चाहिए, हस्तरेखा का भी इल्म होना चाहिए, मकान का भी आपको पता होना चाहिए कि मकान में कौन से ग्रह की क्या वस्तु है, क्या चीज है। इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि लाल किताब के 5 एडिशनों में दी हुई है। मैं आप लोगों को उन 5 एडिशनों का जूस जो मैंने अपने 26 सालों में बना बनाकर एस्ट्रोलॉजर्स को पिलाया है, आज इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आगे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, जूम में पढ़ा रही हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ा रही हैं, और हजारों हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा रही हैं। 100 में गिनती नहीं है उनके पढ़ाने की, हजारों में गिनती है। चाहे वो कोई दिल्ली के हो, चाहे वो कोई बॉम्बे के हो, चाहे वो कोई अहमदाबाद के हो, चाहे वो कोई गुजरात के हो, चाहे बंगाल के हो, हर कोने में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। मैं यूट्यूबों पर नहीं आ रहा था 25 साल से। मेरे एक मित्र हैं न्यूजीलैंड में, वो भी 35 साल से लाल किताब को पढ़ रही हैं। उनसे मेरी जब दोस्ती हुई, मुलाकात हुई टेलीफोन पे ही, तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई। तो वो उनके मैं और वो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हम कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि रंजीत जी, आपके पास इतनी नॉलेज, आप ये नॉलेज शेयर करो लोगों को। आप यूट्यूब पे आओ, वहां तो जिनको नॉलेज नहीं है वो यूट्यूब पे भाषण दे जा रहे हैं, आप तो फिर लाल किताब के बाहर नहीं जाते। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं ना कोई उपाय बनाऊं आर्टिफिशियल, ना मैं कोई उपाय आर्टिफिशियल क्लाइंट को बताऊं, ना मैं मनगढ़ंत जोड़ियां बनाऊं, ना मैं मनगढ़ंत जोड़ियां बताऊं। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लिख दिया कि जितनी जोड़ियां मैंने किताब में लिख दी हैं इतनियां बहुत है, इससे ज्यादा बनाई हुई युतियां, जोड़ियां वहम पैदा करेंगी। ये मैं नहीं कहता, किताब कहती है। जब आप पढ़ोगे आपको मैं पेज नंबर भी पढ़ा दूंगा, अभी भी बोलोगे तो मैं यूट्यूब में पेज नंबर के समेत आपको विवरण दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धर्मी टेवे का जिक्र होता है कि बृहस्पति शनि में जैसे इकट्ठे हो, या शनि खा नंबर 11 में हो, या गुरु शनि कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, उस टेवे को पंडित जी ने धर्मी टेवा बोला है। एक्चुअली पंडित जी ने टेवे की किस्में बताई हैं, जिसमें बालिक टेवा, नाबालिग टेवा, अंधा टेवा, आधा अंधा, धर्मी, है ना, टेवा। और ये तो किताब की बात होगी, और किताब में ही पंडित जी ने लिखा कि बालिग टेवा है, नाबालिग टेवा है। तो बालिग ग्रह भी है, नाबालिग ग्रह भी है। अब वो नाबालिग ग्रह कब बालिग बनेगा, ये हमें कोई नहीं पढ़ाता। आपके टेवे में बैठा हुआ ग्रह कब बालिग बनेगा, ये हमें कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। धोखे के ग्रह की तरतीब की मैंने वीडियो डाली है, आप लोगों ने उसको लाइक किया, पसंद किया। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसको मैंने धोखे की तरतीब, 1 मिनट में आप बैठे बैठे किसी के धोखे का ग्रह निकाल दो। धोखे की ग्रह की तरतीब जो सूरज, चंद्र, केतु, मंगल, बुध, शनिचर, राहु, 8 खाली, 9 खाली, 10 में बृहस्पति, 11 में शुक्र और 12 खाली। खाली इसलिए जो कुंडली में आपके ग्रह हैं वो भर दीजिए, अगर ग्रह नहीं है तो वहां के पक्के ले लीजिए। 8 के लिए मंगल शनि, 9 में बृहस्पति और 10 में राहु, 12 में राहु और बृहस्पति। पंडित जी ने बृहस्पति लिखा है, मैं राहु भी कहूंगा क्योंकि पक्के घर की बात कर रहे हैं। अगर 8 में मंगल शनि ले रहे हैं तो 12 में भी हम राहु को जरूर लेंगे। चलिए वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक था आपके साथ साझा करना धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली के लिए पंडित जी कहती हैं गुरु शनि जिस टेबे में इकट्ठी है वो धर्मी है। और पूरी लाल किताब में इसी कुंडली को देखने का तरीका पंडित जी ने अलग बताया। इस कुंडली के बारे में अगर आपने देखना है तो आपको खंड नंबर 11 की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही इस लाल किताब के इल्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मी टेवे की, आम टेवे की आयु मौत 8वें से, लेकिन धर्मी टेवे की अगर आयु देखनी है तो 11वें से। आम टेवे में जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रहों की दृष्टियां जाएंगी, लेकिन धर्मी टेवे की अगर आपने दृष्टियां देखनी है वो फिक्स है, 8वें, 6 में, 12 में। वो क्या फिक्स है, वो जब आप पढ़ेंगे लाल किताब, खुद भी मेहनत करेंगे या क्लासें लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो है धर्मी टेवे की बात कर रहा था, धर्मी टेवा देखने के लिए पंडित जी ने बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया है।
धर्मी टेवा का मतलब क्या है? पंडित जी कहते हैं कि आप जहां भी जाओगे ना, जो ये माथे की पेशानी है ना, ये आपके साथ जाएगी। ये खाना नंबर 11 और बृहस्पति। और जहां आप जाओगे कर्म करोगे, यानी कि शनि भी आपके साथ जाएगा। तो गुरु शनि की युति का मतलब है धर्मी टेवा, जहां मर्जी तू चला जा, तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। कर्म मतलब शनि, लेख किस्मत मतलब बृहस्पति, यानी कि शनि और बृहस्पति तेरे साथ ही जाएंगे। कर्म और लेख को कोई नहीं बदल सकता। मेरे जो कर्म लिखे हैं मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारे सिखिज्म में एस्ट्रोलॉजी का कोई ठहराव नहीं है, क्योंकि मानते ही नहीं वो। सब सिखन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने जिसे झुकाते हैं उसी को मानते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना, पड़ती है ना, अपने ऊपर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो किसी ना किसी के पास बंदा जाके अपने दुख सुख बोलता है, अपनी प्रॉब्लम बोलता है। तो ऐसे ही जब हमारे ऊपर कुछ हुआ तो हमने भी जाकर जब ये बातें की कि हमें फायदा मिला, तो मैंने इस लाइन को अपना लिया। और मेरे घर वाले आज तक इसके बारे में नाराज है कि हम सिख होकर तू पंडित बना हुआ है। जब कोई मेरी डोरबेल बेल को पिंग पोंग करके कहता है, ऊपर से नीचे आता है, तो कहता है पंडित जी हैं, तो मेरे जो जब पेरेंट्स थे वो गुस्से होते थे। और आज मेरी धर्मपत्नी मुझे कहती है ये पंडित क्या होता है, इनको बोलो कि रंजीत बोले आपको। रंजीत सिंह जी है या सर है? मैं पंडित नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, है ना। तो क्यों? क्योंकि भाई मैं तो सिख हूं। मुझे आप सर बोलो, रंजीत सिंह बोलो, पंडित जी मत बुलाओ, गुरु जी मत बुलाओ। आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट अ पंडित, आई एम रंजीत सिंह, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लाल किताब एंथुजियास्ट, लाल किताब पढ़ने वाला, लाल किताब की रिसर्च करने वाला, लाल किताब को सीखने वाला, बस। और सीख कर जितना ज्ञान है आप लोगों के साथ साझा करने वाला। तो बात कर रहा था गुरु शनि की। अब गुरु शनि में क्या है कि गुरु शनि में आपके मुकद्दर और आपके कर्म आपके साथ घूमेंगे। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पंडित जी ने हर घर में फलादेश दिया है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें अपने दिमाग से जो समझना पड़ेगा वो क्या है? हमें यह समझना पड़ेगा कि गुरु और शनि की ऐसी नेचुरल जानदार वस्तु क्या है, जानदार चीज क्या है, जिसमें गुरु और शनि दोनों हो। मेंढक जो होता है ना, मेंढक, मेंढक में दोनों क्वालिटीज होती हैं। मेंढक एक ऐसा है, और भी मैं बताऊंगा आपको, मैं एक मेंढक की मिसाल दे रहा हूं कि मेंढक पानी के अंदर भी रह सकता है और देख सकता है, और वो खुश्की में भी रह सकता है और देख सकता है। शनि क्योंकि खुश्क है ना, और बृहस्पति जो है वो बारिश के साथ, पानी के साथ जोड़ा हुआ है, उसको भी वो भी मैं बताऊंगा कैसे पंडित जी ने जोड़ा है। और लाल किताब में एक ग्रह दूसरे ग्रह का छाया है, वो कैसे है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा क्लास में। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, सॉरी, पंडित जी कहती हैं कि बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शुक्र एक ही ग्रह हैं। अब बहुतों ने पढ़ा ही नहीं होगा और कहेंगे मेरी ये वीडियो सुनकर ये कहाँ लिखा है, ये अपनी तरफ से बोल रही है। भाई साहब, ये जो आपको स्क्रीन पर रंजीत सिंह दिख रहा है ना, ये अपनी तरफ से बोलने वालों में से नहीं है। क्योंकि मैं तलवार अपनी ऊपर नहीं लटकाऊंगा, मैंने तो तलवार पूज्य पंडित जी की लाल किताब के ऊपर लटकानी है कि उन्होंने कहा है। ढूंढ लो, आपको नहीं मिलता मेरी क्लासें ले लो, मैं आपको बता देता हूं। नहीं भी मिलता, जो लाल किताब के प्रेमी हैं, 20 साल से 25 साल से लाल किताब पढ़ रही हैं, कर रही हैं, मैं उनके साथ साझा करने को तैयार हूं। मैं आपको बता दूंगा कहां लिखा है। इसी तरीके से पंडित जी ने कहा सूरज और चंद्र एक है, सूरज और चंद्र एक ही ग्रह है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े आप लोगों को मिलेगा किताब में। अब कैसे एक है, कैसे पता लगे? पंडित जी ने एक जगह कहा, बहुत ये सवाल ग्रुपों में भी चल रहा था, ग्रुपों में भी बहुत उछाल आए हुए थे कि भाई ग्रह चौथे का तख्त पावे, राहु मंदा होता हो। सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए किन्होंने ये लाइनें लाल किताबें में पढ़ी है। सिर्फ हैंड रेज क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को बोलने का मौका रिकॉर्डिंग बंद करके बाद में जरूर दूंगा। जी थैंक यू संजय जी, थैंक यू, आपने पढ़ी है। और कोई हाँ रवि जी, ये रवि जी भी आ गए। ये रवि जी ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं 2 साल, इन्होंने भी मुझसे पढ़े हैं, अभी भी ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और भी टीचरों से पढ़ रहे हैं।
शायद मेरे से कुछ रह गया हो या ना दे पाया हूं, या स्टूडेंट को एक इच्छा होती है ना कि हर जगह जाकर सीखो। आज भी मुझे इच्छा है कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले लाल किताब का, जहां मैं अटका हुआ हूं वो सॉल्व करे, उसको मेरी सवाल को मेरे जवाब मुझे जवाब दे। तो मैं कह रहा था, ग्रह चौथे का तख्त पावे, राहु मंदा होता हो। इस लाइन को क्रैक करने के लिए मेरे भाइयों, आप लोगों को राहु लगन पढ़ना पड़ेगा। राहु लगन में आकर क्या करता है, राहु लगन में बैठा क्यों करता है, राहु लगन में बैठा कैसे करता है, तब आपको पता लगेगा। ग्रह चौथा जब तख्त पावे, राहु मंदा होता है। क्यों? क्योंकि सूरज और चंद्र दोनों एक ही है। कैसे एक है? अरे भाई, खाना नंबर 4 को पढ़ो, वहां पंडित जी कहते हैं खाना नंबर 4 को देखने के लिए बृहस्पति और चंद्र देखे और सूरज भी देखे, और सूरज भी देखे। क्यों? क्योंकि उस बृहस्पति में, उस सूरज में चंद्र भी है। उस चंद्र चंद्र तो खुद में है ही नहीं, बेसिकली जीरो है। चंद्रमा रोशनी लेता है सूरज से। जब तक सूरज आपका बलवान नहीं है, आपका अच्छा नहीं है, आप चंद्र से काम ले ही नहीं सकते। भाई साहब, लोग नशे करते हैं, आप करवाओ चंद्र का जितना उपाय कराना है, जब तक आप उसके सूर्य को साथ में मजबूत नहीं करोगे, वो बंदे का चंद्रमा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। खान नंबर 4 का चंद्र भी बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने रोशनी जिससे लेनी है वो तो आप देख ही नहीं रहे कहां है, आप तो चंद्र को पकड़े हुए हैं। एक्चुअली क्या है, हम क्या करते हैं लाल किताबी, 6-10 हो गए, हम क्या करते हैं कि ना, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए। आपके घरों में घड़ी लगी हुई है, सबके घरों में वॉल क्लॉक लगी हुई है, वॉल क्लॉक चल रही है, चल रही है, चल रही है। हमने एक दिन अचानक सो के उठ के देखा वॉल क्लॉक बंद। वॉल क्लॉक बंद का मतलब क्या हुआ? घड़ी खराब हो गई। हम तो यही कहते हैं ना, घड़ी खराब हो गई। मैं कहता हूं घड़ी खराब नहीं हुई, घड़ी बंद हुई है। उसका सेल चेंज कर दो, घड़ी ठीक हो जाएगी। हम घड़ी नहीं उठा के फेंक देते हैं, हम सेल को सबसे पहले टूटते हैं। जैसे कुत्ता हड्डी को पढ़ता है, बिल्ली दूध को पढ़ती है, वैसे हम सेल को पढ़ते हैं जाकर कि भाई फटाफट सेल देखे, सेल हमारा खराब हो, घड़ी बच जाए हमारी। तो घड़ी खराब नहीं हुई है, सेल खराब हुआ है। इसी तरह जिस ग्रह का आप समझते हैं ना कि पंडित जी ने इस ग्रह का उपाय दिया, ये खराब हुआ है, बेसिकली वो खराब हुआ नहीं है, उसको खराब करने वाला कोई और है। उसको खराब करने वाला कोई और है। जब आपके पास उसको खराब करने वाला कौन है पकड़ आ जाएगा ना, तब आपको पता लग जाएगा कि लाल किताब आपने कैसे कर दी है। क्यों? जब तक आपको पता नहीं होगा कि खराब करने वाला कौन है, तब तक तो आप वो घड़ी बदलते रहेंगे ना कि चलो ये घड़ी खराब हो गई, नहीं ले आते हैं, ये भी खराब हो गई, नहीं ले आते हैं। ऐसे नहीं। कॉज, रूट, जब तक आप कॉज को नहीं पकड़ोगे, रूट को नहीं पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कह दिया। देखिए, लाल किताब को पंडित जी ने कहा दो रंगी दुनिया। लाल किताब जो है वो दो रंग है, 2 पार्ट है लाल किताब के। 1952 के भी पंडित जी ने 2 पार्ट दिए हैं। क्यों? सिक्के के 2 पहलू, अच्छा बुरा, आदमी औरत, लड़का लड़की, जीना मरना, हंसी दुख, दिन रात, आना जाना, हर चीज के 2 पहलू है। जो मर्जी आप जोड़ा बना लो, हर चीज के 2 पहलू है। इसी तरह हमारी जिंदगी के भी 2 पहलू हैं। हम जब तक दोनों पहलुओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम लाल किताब में 2 जहां को नहीं ढूंढ पाएंगे। बृहस्पति के 2 जहां लिखी है ना, कौन सी है पता ही नहीं हमें। हमें पता है लेकिन मुझे अपने तरीके से पता है, संजय जी को अपने तरीके से पता है, अब बीके चंद्र जी को अपने तरीके से पता है, संजय जी को अपने तरीके से पता है, भूपेंद्र जी को अपने तरीके से, मुझे मेरे तरीके से। हर बंदे के अपने तरीके हैं। सुरेंद्र जी को अपनी तरीके से पता है। लेकिन ठीक है, पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पता को आप लोग फैलाओ, उसको डिस्कशन करो, ताकि हमें पता लगे कि संजय जी को क्या पता है, मुझे क्या पता है। हम कहते हैं ना, ज्ञान देने से बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। आप संजय जी को एक बात दोगे, संजय जी उसके साथ एक बात और लगा कर देंगे। आपके से एक गई है लेकिन 2 वापस आएगी।
तो जब तक हम अपने ज्ञान को बांटेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं दोबारा इस मंच पर आया हूं। अब मैं बात कर रहा था धर्मी टेवे की। धर्मी टेवे को देखने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा हमें। सारी किताब का ज्ञान और खंड नंबर 11 का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लिखा कि धर्मी टेवा जिसका होगा ना वो पारस होगा। धर्मी टेवे का मतलब बृहस्पति शनि की युति वाले का मतलब है धर्मी। धर्मी का क्या मतलब है? धर्मी का मतलब है वो जातक के अंदर धर्म कर्म होने चाहिए, वो जातक सात्विक होना चाहिए, उसके अंदर बृहस्पति की क्वालिटी होनी चाहिए और शनि की कर्म करने की क्षमता, ठहराव, शांति, बृहस्पति की सांस, हवा। देखिए थोड़ी सी हवा, ऑक्सीजन में धुआं मिल जाए ना, हमारा दम घुटने लगता है ना। तो बृहस्पति कितना प्योर है सोचिए आप, अगर उसने शनि के साथ धर्मी टेवा बनाया है। क्योंकि इन दोनों, अच्छा इन दोनों को ही खाना नंबर 11 में जगह दी है पंडित जी ने। इन दोनों को खाना नंबर 11 में दी है जगह, धर्मी टेवे के लिए भी और वैसे भी गुरु शनि। क्योंकि पंडित जी कहते हैं ये अदालत है, यहां शनि जज है जो बृहस्पति का सौगंध लेकर हाजिर नाजिर जान के अपना फैसला देगा। और राहु केतु आपके कर्मों का हिसाब देंगे। राहु आपके पाप कर्मों का हिसाब देगा, केतु आपके अच्छे कर्मों का हिसाब देगा। जिसे हम आम लाल किताबी कहते हैं कि राहु आपके अगेंस्ट खड़ा होगा और केतु आपके फेवर में होगा। ऐसा नहीं है, राहु केतु दोनों ही आपके फेवर के हैं, लेकिन एक आपकी बुराइयां बताएगा जज को, एक आपकी अच्छाइयां बताएगा। इसे आप अपोजिशन का मान लीजिए राहु को, और केतु को अपने पोजीशन का अपने फेवर का मान लीजिए। वो अपनी अपनी समझ है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। इस गुरु शनि की युति को देखने के लिए पंडित जी ने बहुत से बातें लिखी हैं, लेकिन मेन इसको देखने का तरीका क्या है कि अगर गुरु शनि की युति आपके टेवे में बनी हुई है, जिस घर में ये दोनों अच्छे हैं, आपको दोनों का फल अच्छा मिलेगा, बशर्ते आपको गुरु शनि की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, कैरेक्टर आपका गुरु शनि का होना चाहिए, तब इसकी युति आपको काम देगी। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा है ग्रह तब तक अपना फल नहीं देगा जब तक उस ग्रह से संबंधित आप एक्टिव नहीं होते या उस ग्रह को, उस दिशा को एक्टिव नहीं करते। इसकी एग्जांपल पंडित जी ने क्या दी? कहती है केतु 9 उच्च का है, अगर आप अपने जद्दी मकान में जाकर कुत्ता बांध देते हो, कुत्ता रख लेते हो, तो आपका 9 का केतु अब पॉजिटिव जागृत हो जाएगा, वो बोलना शुरू हो जाएगा। 9 का ग्रह बोलना शुरू हो जाएगा समय से पहले। हालांकि 48 के बाद वो ऑटोमेटिक जाग जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले आपने फल लेना है तो आपको घर नंबर 9 में अपने जद्दी मकान में, या जिस घर में आप 3 साल से ज्यादा रह चुके हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उस मकान में भी आप कुत्ता रख सकते हैं। कुत्ते की सेवा पालना आप कर सकते हैं। हर घर में भी कुत्ता नहीं रखा जाता। हर लाल किताबी उठाता है मुंह अपना मेरे जैसा, हर लाल किताबी में मैं भी हूं, प्लीज माइंड मत करना, हम सब लाल किताबी है। मैं ऐसे मुंह उठाता हूं और टेबल में लिख देता हूं कुत्ते को दूध पिलाएं, कुत्ते को दूध पिलाएं, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाई साहब किसी को पता है लाल किताब में कितनी जगह लिखा है कुत्ते को दूध पिलाएं? कोई बता सकता है? भाई साहब पूरी किताब में एक जगह, या हद सारी किताबों को मिला दूं तो 2 जगह लिखा है कुत्ते को दूध पिलाने के लिए, वो भी विद कंडीशन। और हम केतु को कहीं भी देखते हैं, चाहे 3 में देखे, चाहे 1 में देखे, चाहे 9 में देखे, चाहे 8 में, चाहे 7 में, 6 में, जहां भी कुत्ते को दूध पिला दूं, ऐसा नहीं होता है। ग्रह को देखकर उसकी तासीर को समझकर उपाय किए जाते हैं। हमें तो आज तक भाई साहब ये नहीं पता लगा कि लाल किताब में छत किस खाने की है, हमें तो यही नहीं पता लगा आज तक। हम लाल किताबी, कोई 12 में अटका हुआ है, कोई 8 में अटका हुआ है, कोई 5 में अटका हुआ है। आप लोगों को यही नहीं पता, आप लोग मतलब मुझे यही नहीं पता छत कहां की है। लेकिन जिन्होंने मुझसे जो पढ़े हैं उनको उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि 8 कहां की है, छत कहां की है वो उनको पता है, क्योंकि पंडित जी ने लिख दिया खंड नंबर 8 की छत है। अब छत में भी कंसेप्ट है कि छत 8 है तो छत 12 भी है, पंडित जी ने उसका भी जिक्र किया। लेकिन वो छत कौन सी है? वो है नीली छतरी, राहु जी, ऊपर की सतह, छिपकली के लिए बहुत कुछ है। ये जाएंगे आगे आगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे जाएंगे। तो धर्मी टेवे के लिए जिसका गुरु शनि अच्छा है, धर्मी होना पड़ेगा, अच्छे घरों में है, सारियां चीजें उसके मिलेंगी। कहते हैं ऐसे जातक के पास सोने की तलवार होगी, लोहे की तलवार नहीं, सोने की तलवार होगी। जिसका गुरु अच्छा है, शनि मंदा है, उसके पास सोने की तलवार होगी। जिसका शनि अच्छा है, गुरु मंदा है, उसके पास लोहे की तलवार होगी। वो लोहे की तलवार बृहस्पति की हवा को काटेगी
और वो शनि, बृहस्पति की सोने की तलवार आपके कर्मों को अच्छा करेगी, आपके पास पैसा आएगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति इज्जत है। तो गुरु शनि की युति में एक और बहुत बड़ी बात लिखी है कि सूर्य को जरूर देखें। अगर गुरु शनि में से कोई भी मंदे घरों में आ जाता है, अगर शनि मंदे घरों में आ जाता है, तो आपके लगन में सूर्य आ गया, उसी वर्षफल में गुरु शनि ऐसे घरों में चले गए जहां शनि मंदा है, तो आपका कोई ना कोई अंग भंग हो जाएगा। अगर आपका गुरु मंदा है तो आपके पैसे उस साल खराब हो जाएंगे। ऐसे ही अगर गुरु शनि दोनों ही किसी घर में मंदे आ गए हैं, सूर्य लगन में आ गया है, तो दोनों चीजों की मुसीबतें आपको सहनी पड़ेगी। अगर सूर्य लगन में नहीं आया है, वो कहीं भी चले जाएं, आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। ये उसी वक्त परेशान करते हैं जब हम बृहस्पति और शनि की धर्मी बात नहीं अपनाते, राइट। उसके बाद मैंने जो पॉइंट आप लोगों के साथ साझा करना है वो है जी एक मिनट दीजिए बस। एक मैसेज का जवाब दे दो। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक छोटा सा 10 मिनट का करके उसके बाद इस वेबिनार को बंद कर दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक जो भी मैंने कहा है ये बातें आप सबको अच्छी लगी होंगी, और जो बात अब मैं करने जा रहा हूं वो भी बात आपको अच्छी लगेगी। आप सब ने बहुत किताबें पढ़ी, मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी, आपने कुछ और समझा, मैंने कुछ और समझा, लेकिन जो आपने समझा आप उन सबको शेयर करो, ग्रुप बनाओ, ग्रुपों में शेयर करो, और जो मैंने समझा मैं इस मंच पर शेयर करने जा रहा हूं। अंधी कुंडली हम सब ने पढ़ी। अंधी कुंडली, अंधी कुंडली में पंडित जी ने कहा है कि जब खाना नंबर 10 में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह शत्रु बैठ जाएं या नीच का ग्रह वहां बैठ जाए, तो वो टेवा अंधा टेवा होगा। उस टेवे में तमाम ग्रह, मैं शनिचर भी चाहे उच्च का क्यों ना हो, वो मंदा फल देगा। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि अगर शनि बढ़िया है, अंधी कुंडली देखने के लिए आप शनि को देख लो, अगर शनि बढ़िया है तो आपकी अंधी कुंडली आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगी। ऐसा नहीं लिखा पंडित जी ने कहीं भी। शनि को देखने के लिए पंडित जी ने तब कहा है जब बुध, राहु और केतु खाना नंबर 10 में आ जाए, क्योंकि इस घर में ये शक्ति है, इस घर में ये शक्ति है। शक्ति का मतलब ये क्या कर जाएंगे, अच्छा या बुरा हमें नहीं पता। अगर शनि आपका मंदा होगा, मंदे स्वभाव का होगा, तो ये यहां आकर बुरा कर जाएंगे। अगर शनि आपका अच्छे स्वभाव का होगा तो बुध, राहु, केतु वहां अच्छा कर जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम अंधी कुंडली की। बृहस्पति भी जब 10 में आता है ना, तब भी कुंडली कुंडली जो है वो अंधी हो जाती है, क्योंकि नीच का लिखा है ना पंडित जी ने, नीच ग्रह जब वहां आएगा तो 10 में तो भाई साहब बृहस्पति ही नीच है। अब मुझे ये भी हैरानी होती है कि कितने बंदों को तो यही नहीं पता, मेरे जैसों को, कि उम्दा, नेक, बलवान ये कैसे होंगे, नष्ट, नीच, मंदा, मर गया, ये कैसे होंगे। कितनों को यही नहीं पता, इसी में उलझे हुए हैं। अरे भाई किताब पढ़ो, बड़ी साफ साफ लिखा है पंडित जी ने, ये क्या है, ये बताने वाली बातें थोड़ा ही है, कुछ अपना भी मेहनत कर लो। लेकिन वी वांट फास्ट फूड। मुझे किचन में जाके खुद नहीं बनाना, मुझे तो भाई पकी पकाई खीर चाहिए कि आके भूपेंद्र जी मेरे सामने खीर रख दे, ये मेरे दोस्त मनचंदा जी मेरे सामने खीर रख दे, है जी, और ये शालिनी जी मेरे सामने खीर रख दे, रमन जी मेरे सामने खीर रख दे, है जी। बनी बनाई खीर चाहिए हमें, हमें मेहनत नहीं करनी है। जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक किसी ने कुछ नहीं देना, उतना ही देगा जितना वो अपनी दुकानदारी करना चाहता है। लेकिन मैं
अपने मंच पर अब हर 5 साल बाद क्लासेस शुरू करता हूं, और 5 साल में जो मैंने सीखा होता है साथ साथ देता जाता हूं। अब अंधी कुंडली का मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लॉजिक आपको बताता हूं। आप सबको पता होगा, मैं ये नहीं कहता आपको नहीं पता होगा, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। इस चीज का मैं इसी मंच पे दावा कर रहा हूं। अगर किसी को इसके अलावा कुछ पता है तो हैंड रेज कर दे और मुझे बता दे कि अंधी कुंडली का मायने क्या है, पंडित जी ने क्यों लिखा, उसके पीछे का बेस क्या है। मेरे स्टूडेंट के सिवा कोई नहीं बता पाएगा। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो लाल किताब में उस अंधी कुंडली में दर्ज होगी बात। पहली बात, जब खाना नंबर 10 में 2 या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह आ जाएंगे या बृहस्पति नीच का आ जाएगा, तो वो केवा जो है अंधा हो जाएगा, वो कुंडली जो अंधी हो जाएगी, सारे ग्रह जो है अंधों जैसा काम करेंगे। अब अगर उसी कुंडली में पंडित जी कहते हैं कि अगर चंद्रमा उम्दा है, चंद्रमा अच्छे घरों में बैठा है, तो वो कुंडली अंधी नहीं है, उसका उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है सर मैडम, उसके उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा ने उस कुंडली को ठीक कर दिया। ये बहुत कम जो पढ़ते हैं उनको पता है, मैं ये नहीं कहता आप किसी को, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूं कि कितनों को नहीं पता। मैंने शालिनी जी से कहा था कि 1 घंटे की मैं डेमो लूंगा, बस 5 मिनट रह गया शालिनी जी, उसके बाद आपकी बारी है। हाँ, इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि मैं जो कोर्स शुरू करवाने जाऊंगा उसमें मैं 30 क्लासें आपको ग्रामर की दूंगा, पूरी ग्रामर 221 पेज की। उसके बाद फिर 30 क्लासें मैं आपको दूंगा, 1 से लेके पंचायत तक सारे ग्रह पढ़ाऊंगा आपको विद लॉजिक। उसके बाद मैं फिर 30 क्लासें लूंगा या उतनी क्लासें लूंगा जो आप करना चाहती हैं, जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे शादी, संतान, यात्रा, बीमारी, आमदन, औलाद, कलम महकमा, और भी बहुत से टॉपिक है जो हिडन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 30 कुल 90 क्लासें मुझे चाहिए, 90 दिन चाहिए। चाहे आप लगातार 90 दिन दे दीजिए, चाहे आप 5 दिन दीजिए, चाहे 3 दिन, एज पर योर कन्वीनियंट, जैसे आप बोलोगे उस हिसाब से मैं तैयार कर लूंगा। बैच एक ही लूंगा, 2 बैच नहीं लूंगा, और 20 ही स्टूडेंट लूंगा, 20 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लूंगा एक बैच में। उसके बाद दूसरे बैच में वो जाएंगे, वो तब तक नहीं मैं पढ़ाऊंगा जब तक उसमें 20 नहीं हो जाएंगे। और अगर आप सबका टाइम मैच करता होगा फिर एक ही 40 का ले लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 16,000 रुपए ये 30 क्लासों के चार्जेस होंगे। पहले ग्रामर के 16,000, दूसरे फलादेश प्लैनेट्स के 16,000, तीसरे टॉपिक जो होंगे उसके 16,000। ये तीनों आपको वन शॉट देने हैं। पहले वन शॉट आपने देना है, ग्रामर सीख लेनी है। आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे सिंगल प्लैनेट से लेके पंचायत तक आओ, नहीं अच्छा लगता आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। ऐसे ही दूसरी सिलेबस आपने लगा लिया, ग्रहों को पढ़ लिया, तीसरे में आपने जाना है तो आपकी मर्जी, नहीं जाना है तो आप भी खुश। 32,000 में मैं भी खुश हो गया और मेरी जो टीम है वो भी खुश होगी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक यह बात बोल के जाऊंगा अंधी कुंडली का, जिसका जिक्र कर रहा था। हाँ, उससे पहले ना, जिनके भाई बहनों के गुरु शनि इकट्ठे हैं उनको मैं एक तोहफा देना चाहता हूं। मैं नहीं, पंडित जी ने तोहफा दिया किताब में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लाल किताबियों ने उस पर अमल नहीं किया। वो तोहफा नहीं उन्हें चाहिए, उन्हें तो उपाय चाहिए ना क्लाइंटों को बताने के लिए। क्लाइंटों को बताने के लिए उपाय चाहिए, तोहफा थोड़ा ही चाहिए। तोहफा मतलब प्रिकॉशन, तोहफा इज अ प्रिकॉशन। और लाल किताब प्रिकॉशन परहेज ही मांगती है जी, लाल किताब उपाय नहीं मांगती। लाल किताब स्टोन नहीं मांगती, हवन नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती। आप परहेज करो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है जी, 100% गारंटी है। मैंने ये देखी है, गोल्ड सोना पहना है, चांदी पहनी है, कानों में भी सोना पहना है, चांदी पहनी है, आप भी सोना चांदी पहनी है, सोना चांदी जितना मर्जी पहनी है। ये गहने हैं हमारे। जितना सोना चांदी पहनेंगे, सियाने कहते थे जितने जेवर शरीर में होंगे ना उतनी इज्जत बढ़ती है। चलिए, एक तोहफा गुरु शनि वालों के लिए। गुरु शनि को ठीक करने का परहेज क्या है? बड़ा इजी और बड़ा आसान। पंडित जी ने कहा है, जिस टेवे में गुरु शनि इकट्ठे हो, चाहे किसी भी भाव में बैठे हो, जब ऐसा जातक सब्र करना सीख जाएगा, साबिर करना सीख जाएगा, शुक्र करना सीख जाएगा भगवान का, उसे किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आजमा के देख लेना, आजमा के देख लेना।
जिसके गुरु शनि इकट्ठे हैं, चाहे दृष्टि से मिल रहे हैं, चाहे इकट्ठे बैठे हैं, हाउस एक्सचेंज है, आप सब्र ले आओ अपने अंदर की भगवान ने जितना मुझे दिया सफिशिएंट है, भगवान तेरी रजा में मैं खुश हूं। क्यों? फकीर की झोली जिसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। एक फकीर अपनी झोली में हाथ डाल के आपको बिच्छू पकड़ाएगा या सोना पकड़ाएगा, आपको नहीं पता। इसीलिए उस फकीर को, गुरु शनि वाले को चाहिए कि मुझ में सब्र है जी, जो भगवान ने मुझे दिया बहुत दिया, जो देगा उसकी मर्जी। जब गुरु शनि वाला सब्र कर लेगा उसे किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, अंधी कुंडली पे आ जाते हैं। अंधी कुंडली, जब चंद्रमा आपका ठीक है तो आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, 10 अंधों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे कितने भाई बहनों को यह भी नहीं पता होगा कि पंडित जी ने मर्दों को लिखा है खाना खिलाना है। मर्दों को हम लिख कर दे देते हैं 10 अंधों को खाना खिला दे। अंधों को, अंधे मर्द होने चाहिए। और कौन से मर्द? सर इतनी आसान नहीं है लाल किताब जितनी मीडिया ने, रीलों ने बना रखी है। कौन से मर्द? मर्द वो जो जन्म जात से अंधे हो। जन्म जात, जो जन्म से अंधा है, जिसने हरियाली नहीं देखी, जिसने दुनियादारी नहीं देखी, वो अंधा लेना है। उस अंधे को खाना खिला रहे हैं। पंडित जी ने लिखा है जन्म जात से अंधा होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे आपको तब पता लगेगा। उर्दू की भी पढ़िए ना साथ में, कोशिश कीजिए अन्य ज्योतिष की जो लाल किताब लिखी हुई है उसके साथ उर्दू को भी थोड़ा थोड़ा रीड करने की, या जो आपके बड़े बुजुर्ग जानते हैं। मेरे फादर साहब उर्दू जानते थे, मैंने पूरी 1952 की किताब को उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट कराकर उसको टाइप कर लिया, उसको लिख कर रख लिया। जब मुझे कहीं लगता है कि यहाँ ये गलत है तो मैं अपनी खोल लेता हूं डायरी, उसमें देखता हूं कि ये लिखा है, अच्छा ये तो नहीं लिखा। जैसे कई कंसेप्ट है जहां वहां लिखा कुछ और है, वहां पितरी लिखा है, प्रिंट किया हुआ है, लेकिन वहां है पीरी। मीरी पीरी के संत भगवान, मीरी पीरी के देवता, अलग बातें हैं, यहां ना जाए। हाँ, मैं बात कर रहा था, पंडित जी ने कहा है टोटल अंधा होना चाहिए, जन्म जादरू अंधा। अब आप बोलोगे कहां लिखा है? मैं कहता हूं लाल किताब में लिखा है। ऐसा तो जन्म जादू अंधा बिल्कुल नहीं लिखा। मैं कहता हूं समझो, जिस दिन आप पंडित जी की शैली को समझ जाएंगे आपको किसी लाल किताब की टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लिख दिया ये उपन्यास है, इसे आप बार बार पढ़ते जाएंगे। हाँ, ये अपना राज भेद अपने आप खोलती जाएगी। इसे आप उपन्यास की तरह पढ़ते जाएं। पंडित जी कहते नहीं समझ आती फिर भी पढ़ते जा, ये अपना भेद अपने आप खोलेगी। अब अंधी कुंडली का भेद मैं भी खोल देता हूं ताकि शालिनी जी को भी जाना होगा, उनकी भी क्लासें आगे होती हैं, मेरी भी आगे अपॉइंटमेंट है। अब पंडित जी ने कहा 10 अंधे मर्दों को भोजन दे, मीठा दे। अब मैं कहता हूं जन्म जांदरू अंधे होने चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा कि पंडित जी ने कहा चंद्रमा ठीक होगा तो अंधी कुंडली नहीं होगी। पंडित जी ने लिखा ना, मैंने नहीं लिखा है, पंडित जी ने लिखा है। तो जो एक्सीडेंट में अंधा हो गया मेरे जैसी उम्र में आके, या 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में, उसने सब कुछ देखा है। इस दुनिया का रंग देखा, अपने पिता को देखा, माता को देखा, एवरीथिंग उसने देखा। लेकिन जो जन्म जांदरू है उसने कुछ नहीं देखा। उसको नहीं पता कि इसका रंग क्या है, इस पेड़ का रंग क्या होगा, इस मेरे पिता का रंग क्या होगा, इसका क्या होगा, जब तक उसको बताएंगे नहीं। लेकिन चंद्रमा जिसका स्ट्रांग होगा उसको पता लग जाएगा, उस टेवे वाले को पता लग जाएगा कि ये टेवा अंधा नहीं है, उसको उपाय की जरूरत नहीं। क्यों? कारण आता है बार बार क्यों। क्योंकि पंडित जी ने लाल किताब में लिखा चंद्रमा जो है वो महसूस करने की ताकत है। कोटि कोटि मेरा नमन है पंडित जी को। चंद्रमा जो है वो महसूस करने की ताकत है। और आपने देखा होगा जो जन्म जांदरू ब्लाइंड होते हैं ना, उनको आप कोई भी नोट पकड़ा दो, वो आंखें बंद करके ऐसे देखकर आपको बता देंगे ये 5 का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, 1000 का है, 2000 का है। क्यों? क्योंकि उनमें एक एक्स्ट्रा 6 सेंस होती है
जो उनको महसूस करने की ताकत दी होती है भगवान ने, चंद्रमा उनका स्ट्रांग होता है, एक्स्ट्रा चंद्रमा उनके पास एक होता है। इसलिए पंडित जी ने कहा जिनका चंद्रमा स्ट्रांग है उनको अंधी कुंडली के उपाय की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्लाइंट को धक्के मत खिलवाओ। 6-6 महीने की बुकिंग करवा दी आप लोग, मेरे जैसे लोगों ने, अंधी कुंडली देख देख कर। किसी की अंधी कुंडली नहीं है उसको भी हम भेज रहे हैं, इसकी देख ली कुंडली, चल 10 अंधों को खाना खिला। बुध बुध और बृहस्पति 10वीं है, इसकी देख ली कुंडली, चंद्र शनि 10वीं है, चल अंधों को खाना खिला। ऐसे नहीं होता सर। चंद्रमा देखो, चंद्रमा ठीक है तो आपकी अंधी कुंडली ठीक है, चाहे आपकी आंखें हैं तब भी ठीक है। अगर चंद्रमा मंदा है, आपकी आंखें या चंद्रमा मंदा है, आप 10 अंधों को खाना खिलाओ। और उस अंधों को जो जन्म जांतरू अंधा हो, क्योंकि उसके पास 6 सेंस है, ये जो महसूस करने की ताकत है ना, ये चंद्रमा की है। अगर किसी का चंद्रमा चेक करना हो, अब बात आ गई हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि पंडित जी ने कहा कुंडली का चंद्रमा तो तू देख रहा है, घर का चंद्रमा माँ भी तू देख रहा है, दादी भी देख रहा है, लेकिन तुझे कैसे पता लगेगा कि जो चंद्रमा तेरा है वो क्या ये माँ के लिए, माँ चंद्रमा है तो तेरा ठीक है, या तेरी कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में है, दूसरे भाव में है, 5वें भाव में है तो ठीक है। मैंने तो हर जगह दो रंगी लिखी है चंद्रमा, एक में अच्छा भी है, एक में मंदा भी है, 2 में उच्च भी है, 2 में मंदा भी है, 4 में अपना भी है, 4 में मंदा भी है। जिस जातक का चंद्रमा आपने चेक करना है, उस जातक का चंद्रमा अच्छा है या बुरा। अंधा टेवा वाला आ गया आपके पास, चंद्रमा उसका बैठा है मान लीजिए 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रमा, पंडित जी कहते हैं बीट का पानी, समुंदर नदी के किनारे जो जगह होती है ना खाली, उसको छोड़, उसमें जो घर बसते हैं ना, उस खाली जगह में जो लोग घर बसा लेते हैं, और जब समुद्र में नदी में उफान आता है तो वो घर उजड़ जाते हैं, रात को सोए और सुबह उजड़े नजर आए, वो घर नंबर 12 का चंद्रमा होता है। तो जिस जातक का चंद्रमा आपने चेक करना है, उस जातक को आप एक पेपर लीजिए और उसको कहिए भाई ये बाजू दिखा, अपनी हाथ दिखा, उस हाथ के ऊपर उस पेपर को हल्का सा ऐसे ऐसे कीजिए। अगर उसके गूज बम खड़े हो जाते हैं, अगर उसको सेंसेशन पता लग रही है, तो उसका चंद्रमा ठीक है, उसका चंद्रमा बढ़िया है। अंदर का चंद्रमा, जो जातक का खुद का चंद्रमा है, एक्चुअल में चंद्रमा, लो जी संजय जी ने चेक भी कर लिया और ठीक भी है इनका चंद्रमा। तो ऐसे आप जातक का चंद्रमा ठोस हालात में, क्योंकि पंडित जी ने कहा, देखिए पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी कहते हैं कुंडली बनाई मैंने, लेखा जोखा लगाया, समझ नहीं आया, हस्तरेखा बनाई, लेखा जोखा लगाया, समझ नहीं आया, दोनों को मिलाया, लेखा जोखा बनाया, फिर भी देखा कि हवाई जहाज में 260 बंदे इकट्ठे मर गए, समझ फिर भी नहीं आया। फिर कहते हैं मैंने देखे ठोस हालात, ठोस हालात देखकर मैंने आइडिया लगाया कि इसका कौन सा ग्रह ठीक है, कौन सा ग्रह खराब है। कुंडली में चंद्रमा उच्च दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो इस जातक का चंद्रमा डैमेज है, नष्ट है, मंदा है। तो इस तरह से हर ग्रह को चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अंधी कुंडली अगर पंडित जी ने ये लिखी है, उसका लॉजिक ये है, कुर्बानी के बकरे लिखे हैं तो उसका क्या लॉजिक है, मसनूई ग्रह लिखे हैं, सबको पता है लिखे हैं। चलो कोई बंदा बता दे कहां यूज किया है, 2 एग्जाम्पलें दे दे, 3 एग्जाम्पलें दे दे, 4 दे दे, कहां यूज किया है मसनूई। किताब में मनगढ़ंत बातें मैं किताब में बताऊंगा, किताब का पेज बताऊंगा, यूज कहां किया वो तो सबको पता है, हम जब करवाते हैं सब। किताब में हिडन कहां लिख दिया पंडित जी ने, बुध की नाली, बुध की नाली पंडित जी ने लिया, जहां मर्जी बुध बैठा हो अपनी नाली से, मंगल से अपनी नाली से शुक्र को मिला देगा। ऐसे ही नहीं मिला देगा भाई साहब, ऐसे ही नहीं, कहीं भी शुक्र बैठा हो, बुध बैठा है मान लो 4 में, शुक्र बैठा हुआ है हस्त कुंडली में 12 में, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध शुक्र और सूरज तो सूरज के इर्द गिर्द ही रहते हैं, लेकिन वो जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें रहते हैं। पामिस्ट्री में कोई भी ग्रह कहीं भी जा सकता है, 180 की जो शर्त है वो भी टूट सकती है। सिर्फ युतियों की शर्त पामिस्ट्री में नहीं टूटती कि जो ग्रह जहां फिक्स हो गए वो कुंडली में वहीं फिक्स हो जाएंगे, वर्षफल में भी वहीं फिक्स रहेंगे, हर जगह वहीं फिक्स रहेंगे। पूरी ग्रामर 30 क्लास से 16,000, 1 से 5 तक ग्रह
16,000 30 क्लासें, और उसके बाद 7 से 10 टॉपिक 30 दिनों में 16,000। अब मैं शालिनी जी को बोलूंगा कि वो अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। मैं 1 मिनट यहाँ से, जी जी शालिनी जी, हाँ 1 मिनट शालिनी जी, 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। जी